अंग्रेजी में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसका मतलब है कि देरी से न्याय मिलना न्याय ना मिलने के बराबर है। दोस्तों, हमारे देश में आजकल क्या काफ़ी टाइम से, जब से कानून, जब से संविधान बना है, जब से हम आज़ाद हुए हैं, आज भी हम अगर देखें तो बहुत से केसेस में न्याय मिलने में इतना टाइम लग जाता है कि एक इंसान बूढ़ा हो जाता है, तब जाकर उसको न्याय मिलता है। आज ऐसी ही घटना आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जहां पर एक व्यक्ति को एक 100 रुपये, मात्र 100 रुपये की रिश्वत के इल्जाम में 39 साल लग गए अपने आप को निर्दोष साबित करने में। जो इल्जाम 39 साल पहले उन पर लगा, उनको आरोपी बनाया गया, उसको सही साबित करने के लिए, उस इल्जाम से बाहर आने के लिए उनको 39 साल की लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर उनको न्याय मिला। दोस्तों, ये कहानी है जागेश्वर प्रसाद अवधिया की। जागेश्वर प्रसाद अवधिया आज 83 वर्ष के हैं और अभी भी उनको 39 साल बाद न्याय मिला है। ये रहने वाले रायपुर छत्तीसगढ़ के हैं और जबकि ये घटना है तब मध्य प्रदेश हुआ करता था, तब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था। और जागेश्वर प्रसाद अवधिया मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो गवर्नमेंट का है, उसमें नौकरी करते थे और वो बिल सहायक पद पर नियुक्त हुए थे और कार्य कर रहे थे। दोस्तों, ये बात है 1986 की। एक दिन वो अपने कार्यालय में काम कर रहे थे और एक व्यक्ति आता है, अशोक नाम था उसका, और उनसे बिल पास कराने के लिए कहता है। कोई बिल था उसको कहता है इसको आप पास कर दीजिए। उसमें कुछ कमी थी बिल में। जागेश्वर प्रसाद अवधिया कहते हैं कि ये बिल मैं ऐसे नहीं पास करूंगा, इसमें कुछ कमियां हैं, आप ऊपर वाले अधिकारी से बात करिए। वो कहता है नहीं, आप कुछ ले लीजिए, 20 रुपए की नोट। 1986 में 20 रुपए की कीमत काफ़ी रही होगी। वो 20 रुपए की नोट निकालता है और उनको देता है कि आप ये ले लीजिए और बिल मेरी पास कर दीजिए। जागेश्वर कहते हैं कि नहीं, वो नोट को उठा के फेंक देते हैं और कहते हैं ऊपर से ऑर्डर लेके आओ, फिर मैं ये काम करूंगा। उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है कि मेरा पैसा उठा के इन्होंने फेंक दिया और वो चला जाता है वहां से। एक दिन 24 अक्टूबर 1986 का दिन था। जागेश्वर प्रसाद ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे, घर में कपड़े पहन रहे थे, तैयार हुए और ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए निकले। बाहर कुछ ही दूरी पर एक किराने की दुकान थी। वहां पर ये पहुंचे ही थे कि अचानक वही व्यक्ति, अशोक नाम का, फिर आया और फिर इनसे रिश्वत की बात करने लगा। ये गुस्सा हुए कि मैंने तुम्हें समझा दिया था। 2 50-50 की नोट, 100 रुपए, वो जबरदस्ती इनके शर्ट के वाली जेब में रखने की कोशिश करता है। ये मना करते हैं, हाथ झटकते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती इनकी जेब में पैसे डाल देता है। कुछ ही टाइम पे, ज्यादा टाइम होता नहीं, तुरंत ही विजिलेंस की टीम वहां पहुंच जाती है और जागेश्वर प्रसाद को पकड़ लेती है। कहती है कि आपने रिश्वत लिया है। जागेश्वर हैरान हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि नहीं, वो जबरदस्ती मेरी जेब में डाला। वो कहते हैं नहीं, आपने लिया है। इतने में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सब देखने लगते हैं क्या माजरा है। विजिलेंस टीम इनको पकड़ लेती है। तो विजिलेंस का एक प्रक्रिया होती है कि जो नोट देती है उसमें केमिकल लगा के देती है। फिर वो हाथ, उस आरोप, जिन पर आरोप होता है उनका हाथ पानी में डुबाया जाता है और वो लाल हो जाता है या किसी कलर का हो जाता है, तो इससे साबित होता है कि आपने वो नोट को टच किया है। और वही प्रक्रिया विजिलेंस अपनाती है और ये चिल्लाते रहते हैं कि मैंने लिया ही नहीं, वो जबरदस्ती मुझे दे के गया है। फिर इतने में इकट्ठा भीड़ सब
कुछ लोग उसमें कमेंट पास करने लगते हैं कि बताइए ये कैसे कर्मचारी हैं, रिश्वत लेते हैं, सरकारी कर्मचारी जितने भी होते हैं सब रिश्वत लेते हैं। ऐसे लोग वहाँ पे कमेंट पास करने लगते हैं। फिर उनका हाथ जब डुबाया जाता है, हाथ कलर हो जाता है, पता चल जाता है, विजिलेंस टीम इनको लेके चली जाती है, इन पर FIR हो जाता है। अब एक व्यक्ति जो अपने ऑफिस में बहुत ही ईमानदार माना गया था, उस पर इतना बड़ा इल्जाम कि इन्होंने रिश्वत ली है बिल पास करने के लिए। जो इमेज, जो चरित्र उनका उस दिन से 24 अक्टूबर से पहले का था, वो सब खत्म हो गया। आज जागेश्वर प्रसाद की इमेज बन गई है कि एक रिश्वतखोर, एक बेईमान कर्मचारी की। उन पे FIR हो जाती है, विजिलेंस टीम उन पे FIR करवा देती है, जागेश्वर प्रसाद निलंबित हो जाते हैं। उसके बाद निलंबित हो जाते हैं, उसके बाद घर आ जाते हैं। फिर उन FIR तो हो जाती है, वो केस लड़ने लगते हैं, लेकिन उनको क्या होता है, इस तरह से निलंबित किया जाता है कि उनको आधी पगार मिलती है, तनख्वाह जो है वो आधी मिलती है, और वो ड्यूटी उनको पूरी देनी पड़ती है। ये विभाग कहता है कि जब तक आप पर आरोप है, जब तक आपका आरोप खत्म नहीं होगा, तब तक आपको पूरी तनख्वाह नहीं दी जाएगी और आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। आप चाहें तो करें या आप चाहें तो ना करें। लेकिन अवधेश प्रसाद इतने अच्छे बैकग्राउंड से तो थे नहीं, एक बहुत ही आम परिवार से थे और बच्चों का पालन पोषण भी था, फैमिली थी, जिम्मेदारियां थी, तो कहते हैं नहीं हम करेंगे। वो करते हैं। 2-2.5 हज़ार मात्र वेतन था उनका, उसमें पूरी फैमिली का खर्चा और सब चीज़ें वो करने लगते हैं। अब जागेश्वर प्रसाद पे एक इल्ज़ाम, नौकरी पहले जैसी नहीं, तनख्वाह भी कम, खर्चे वही के वही, परिवार की जिम्मेदारियां, वो परेशान। एक जूझता इंसान जैसी ज़िंदगी से लड़ना शुरू करते हैं, लड़ाई अपनी, और वो भी अपना वकील करते हैं और केस लड़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 1986 से 1994 तक वो रायपुर में ही रहते हैं। फिर उनका ट्रांसफ़र होता है रीवा एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। वो वहाँ चले जाते हैं। परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं। अब ये जो ज़िंदगी चल रही थी, केस होने के बाद उनकी ज़िंदगी एकदम बदल गई। लोगों का ताना, लोगों का शक की निगाह से देखना, बच्चों को स्कूल में ताने सुनना कि आपका बाप या तुम्हारा बाप रिश्वत लेता है, बेईमानी करता है, ये परेशानियां बढ़ गईं। ज़िंदगी बीतती गई और बच्चों को पढ़ाने तक का इनके पास पैसा नहीं रह गया। दोस्तों देखिए, एक कर्मचारी जो अच्छी नौकरी कर रहा था, उसकी ज़िंदगी में एक दाग के बाद से क्या क्या परेशानियां आने लगी, वो इंसान झेलता गया। बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि फीस ना दे पाने की वजह से। उनके पास इतने पैसे होते नहीं थे कि बच्चों की फीस दें। परेशानियां बढ़ती गई। बच्चे घर पर आ गए, बच्चों को प्राइवेट पढ़ाने की नौबत आ गई। स्कूल में इतने ताने दिए जाते थे, उससे भी रहना उनका दूभर हो गया था। फिर धीरे धीरे चलता गया। इधर रीवा वो आ गए थे, वहाँ भी ज़िंदगी चलती रही। जागेश्वर प्रसाद के 4 बच्चे थे, बेटा बेटी मिला के सब। एक बेटा बड़ा था, नीरज नाम था। जब उन पर इल्ज़ाम लगा था 1986 में, तब वो 12 साल का था। लेकिन ज़िंदगी चलती रही। इसी बीच में उनकी वाइफ जो थी वो बहुत तनाव में रहने लगी, क्योंकि पति की नौकरी जाने से ये समस्याएं बढ़ गई थी। घर पे खर्चे नहीं पूरे होते थे, तो भी बहुत तनाव में रहती थी। और इसी तनाव में रहते रहते एक दिन उनका देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई। जागेश्वर प्रसाद पर और भी दुखों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि एक पत्नी ही थी जिससे अपना सुख दुख वो बांटते थे। सारी समस्या दिन में तो लेकर घर पे आते थे, तो बात करके थोड़ा हल्के होते थे। वो एक साथी भी चली गई। अब क्या करें, जिंदगी में आगे जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चल रही थी जिंदगी, लड़ाई, लेकिन जागेश्वर प्रसाद ने छोड़ी नहीं। लड़ते गए। बच्चों की परेशानियां देखी। अब धीरे धीरे वो वक्त आने लगा कि अब फैसला आने वाला था कि उनका केस का जो इल्जाम उन पर लगा था। उधर बड़ा बेटा शादी लायक हो रहा था, लेकिन उनके पास इतने खर्चे नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे कि बड़े बेटे की शादी कर सकें। बेटा वैसे चल रहा था अपना प्राइवेट, अपनी पढ़ाई किसी तरह उसने पूरी की।
आते आते 2004 का दिन आया, यानी 18 साल बीत गए और 2000 का जब दिन आया, फैसले का दिन आया, ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और जागेश्वर प्रसाद को 1 साल की सजा और 1000 रुपये जुर्माना ये तय किया ट्रायल कोर्ट ने। समस्या खत्म होने के बजाय और बढ़ गई। वैसे भी खर्चे पूरे नहीं होते थे, लेकिन जागेश्वर प्रसाद हार नहीं माने। उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया और वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में अर्जी दी। पहले के फैसले पे हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, फिर वहां पे फिर से ट्रायल शुरू, केस चालू चलने लगा। और इधर नीरज की वो शादी नहीं कर पाए अपने बड़े बेटे की, उसकी उम्र निकल रही थी, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे थे कि जितना खर्चा जरूरत थी घर की वही पूरा हो जाए, बहुत बड़ी बात है, और वही नहीं हो पा रहा था। छोटे भाई बहन जो थे उनको भी किसी तरह ये लोग पढ़ा रहे थे, बच्चों को जागेश्वर प्रसाद पढ़ा रहे थे धीरे धीरे। और इसी बीच में इनकी रिटायरमेंट भी आ गई और ये रिटायर भी हो गए। पेंशन इनकी थी नहीं, क्योंकि ये इन पर जो आरोप था इस वजह से इनकी पेंशन रोक दी गई कि आपको पेंशन नहीं मिलेगा। अब क्या करें? अब धीरे धीरे जागेश्वर प्रसाद इधर उधर का छोटा मोटा काम ढूंढते, काम करते। एक स्कूल में चौकीदारी का काम उनको मिला, वो भी कर रहे थे। इधर उधर छोटा मोटा काम करके अपनी ज़िंदगी किसी तरह आगे बढ़ा रहे थे। दोस्तों, अगर महसूस करें हम ये जो टाइम जागेश्वर प्रसाद का बीत रहा था, एक तो ट्रायल कोर्ट ने उनको सजा दे दी थी, हाई कोर्ट गए थे। आज हम सोचें तो हाई कोर्ट, कभी भी हाई कोर्ट जब भी वो गए होंगे, हाई कोर्ट की फीस बहुत ज़्यादा होती है और एक आम आदमी के लिए पे करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो बेचारे, कहते हैं ना कि उन पर इल्ज़ाम लगा था, वो ईमानदार थे। उनको एक धुन सवार थी कि मुझे साबित करना है, किसी तरह अपने आप को बेगुनाह साबित करना है। वो लगे रहे। हाई कोर्ट की भी फीस का इंतज़ाम किसी ना किसी तरह मजदूरी करके, छोटा मोटा काम करके वो करते थे। वो वक्त चलता गया, चलते गया और वो केस लड़ते रहे। इस बीच इतनी परेशानियां उन्होंने झेली। छोटे जो उनका बड़ा बेटे की तो शादी वो नहीं कर पाए और वो किसी तरह वो एमए तक की पढ़ाई किया प्राइवेट से। और नीरज के जो छोटे भाई बहन थे, जागेश्वर प्रसाद के दूसरे बच्चे, उनकी इन्होंने भी इसी तरह पढ़ाइयाँ की। उनमें से एक दो की शादी उन्होंने इन बीच में कर ली। नीरज ने तो शादी नहीं की, लेकिन उनकी शादियाँ किसी तरह इन्होंने करवाई। बेटी की तो करनी ही थी, किसी तरह उन्होंने किया। टाइम चलता गया, परेशानियां बीतती गईं। परेशानी उन्होंने बहुत झेली और झेलते गए और आखिरकार वो दिन आया। 2004 में ट्रायल कोर्ट का तो फैसला आया था, ट्रायल कोर्ट का। 2025 यानी 21 साल बाद हाई कोर्ट का फैसला आया। दोस्तों, यहां फिर एक देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि हाई कोर्ट में भी 21 साल लग गए जागेश्वर प्रसाद को। देखिए कितना न्याय, एक न्याय पाने के लिए, एक कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए एक इंसान को कितना टाइम लगता है। 21 साल लग गया हाई कोर्ट का फैसला आने में। लेकिन जागेश्वर प्रसाद की किस्मत बदली और हाई कोर्ट का जो फैसला आया इनके फेवर में आया। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी तरह का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है जिससे साबित हो सके कि जागेश्वर प्रसाद ने रिश्वत ली थी या वो रिश्वतखोर कर्मचारी थे। उन्होंने जागेश्वर प्रसाद को बाइज्जत बरी किया और सारे चार्जेस को से फ्री किया। 39 साल लग गए। दोस्तों, न्याय तो मिल गया, इल्जाम हट गया, लेकिन परिवार बर्बाद हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई। अब क्या कानून या कोई वो जागेश्वर प्रसाद की इज्जत, या पहले जो समय जो वाइफ तनाव में मर गई, बच्चे की पढ़ाइयाँ बर्बाद हो गईं, जो इतने समय तक उन लोगों ने ताने सुने, समाज ने उनसे इस तरह से बेरुखी दिखाई, रिश्तेदारों ने दूरियां बना ली, ये सब क्या कानून वापस दे सकता है? अगर ये न्याय उनको साल 2 साल में मिला होता तो शायद हम ये कह सकते थे कि उनकी परेशानियां दूर हो सकती थी और सारी समस्याएं खत्म हो सकती थी। लेकिन आज जागेश्वर प्रसाद इस काबिल नहीं है कि उसे सही से महसूस कर सकें कि हमें आज क्या मिला है। शरीर तो है, लेकिन हड्डियां बहुत बूढ़ी हो गई हैं, शरीर झुक गए हैं। और महसूस भी करें तो उससे क्या महसूस करें, क्या हासिल होगा? खुश हैं लेकिन
सुकून नहीं है। ये है न्याय प्रक्रिया हमारे देश की। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति को 39 साल लग जाए न्याय मिलने में। इंसान, वो तो 83 साल की उम्र में जागेश्वर प्रसाद जिंदा है, इतने उम्र में तो बहुत लोग दुनिया छोड़ देते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने शायद उन्हें इसलिए जिंदा रखा कि ये दिन देखना था कि आप निर्दोष हो, आप पर जो इल्ज़ाम लगाया था बेबुनियाद था, झूठा था। तो आज हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि न्याय प्रक्रिया को किस तरह से सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए और उसमें तेजी लाई जाए, ताकि लोगों को कम से कम न्याय मिले तो समय से मिले, नहीं तो उस न्याय का क्या मतलब है। न्याय मिला भी तो न्याय ना मिलने के बराबर। अगर आज ना भी मिलता तो वो लड़ रहे थे, जिंदगी जूझ रहे थे, और जो जिंदगी में उनको पाना था वो तो खो चुके थे। बच्चों को सुकून खो चुके थे, वाइफ पहले जा चुकी थी, उनके पास कुछ नहीं बचा था। आज एक न्याय मिला लेकिन उसका कोई मतलब नहीं।